क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है उसमें हम स्वतंत्रता के अधिकार आर्टिकल 19 और 22 में आगे बढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 20 और 22। ये दोनों ही आर्टिकल आपस में बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम आर्टिकल 21 को छोड़ के 20 और 22 को साथ में पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि हम इसको सही ढंग से समझ सकें और आने वाले प्रश्नों का सही उत्तर दे सकें। ठीक है, तो हम आगे चलेंगे। आर्टिकल 20 और 22। आर्टिकल पहले लेंगे हम आर्टिकल 22, सॉरी आर्टिकल 20 और दूसरा आर्टिकल 22। दोस्तों, ये दोनों ही आर्टिकल हमें राज्य के विरुद्ध मनमानी सजा से स्वतंत्रता प्रदान करता है और न्यायपूर्ण सुनवाई का अधिकार देता है। ठीक है, आइए आर्टिकल 20 में है अपराधों के संबंध में, अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, के विरुद्ध संरक्षण, किसके विरुद्ध संरक्षण? दोष सिद्धि के विरुद्ध। और सामने कौन है? राज्य संरक्षण। जब अपराध हो जाता है और मामला न्यायालय में चला जाता है, उस समय हमें क्या संरक्षण प्राप्त है? आइए देखते हैं। पहला है प्रचलित कानून। प्रचलित कानून, प्रचलित कानून के अनुसार ही सजा दी जाएगी। ठीक है, यानी भी किसी भी फौजदारी कानून का भूतलक्षी क्रियान्वयन नहीं होगा। फौजदारी जो लड़ाई झगड़ों के मामले होते हैं उसमें, ठीक है, तो फौजदारी कानून का भूतलक्षी क्रियान्वयन नहीं होगा, यानी प्रचलित कानून के अनुसार ही सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं कि आपने अपराध कर दिया, उसके बाद में नया कानून बनाया गया और उसमें या तो अपराध के लिए अधिक सजा, कठोर सजा का प्रावधान कर दिया गया या सजा को कम कर दिया गया। नहीं, जो समय प्रचलित कानून है, जिसमें अपराध किया गया, उसी समय के कानून के अनुसार सजा दी जाएगी। उसके बाद में कानून बनाकर सजा नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये है फौजदारी मामलों में, लड़ाई झगड़ों के मामलों में, अपराधों के मामलों में, जो लड़ाई झगड़ा होंगे अपराध होते हैं उनके मामले में। हाँ, लेकिन नागरिक मामलों में या सिविल मामलों में ये लागू नहीं होता। ठीक है, तो पहला है प्रचलित कानून के अनुसार ही सजा दी जाएगी। फिर दूसरा, एक अपराध में एक ही बार सजा, एक बार सजा। किसी भी अपराध में एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी, 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। अमिताभ बच्चन की एक मूवी थी जिसमें वो किसी की हत्या करते हैं और पूरी सज़ा भुगतते हैं। बाद में जब जेल से बाहर आता है तो वो व्यक्ति जीवित होता है, फिर वो उसको मार देते हैं और न्यायपालिका उस समय कहती है कि क्योंकि इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति की हत्या के मामले में पहले सज़ा भुगत ली है, जो कि गलत सज़ा थी, तो न्यायालय उनको मना कर देता है कि भाई इनको ये सज़ा नहीं दी जा सकती। ठीक है, इस तरीके से एक व्यक्ति को एक मामले में 2 बार सज़ा नहीं दी जाएगी। ठीक है, एक शब्द आता है दोहरा दंड। ठीक, कई बार हम पढ़ते हैं 6 महीने की सज़ा या 500 रुपये जुर्माना। ठीक है, तो वो इससे अलग है। 6 महीने की सज़ा, 500 रुपये जुर्माना अथवा दोनों, वो इसमें शामिल नहीं है। वो चीज़ अलग है, या हम अलग बात कर रहे हैं। ठीक है, वो सज़ा दी जा सकती है 6 महीने में, 6 महीने की सज़ा और 500 रुपये जुर्माना दोनों साथ है, वो इसके अंदर नहीं आता है। ठीक है, अब फिर गवाही। अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति पुलिस थाने में गवाही देता है, न्यायालय में जाके अलग गवाही देता है, मुकर जाता है। वो ऐसा कर सकता है। वो शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। वह शक्ति मिलती है आर्टिकल 20 में। ठीक है, तो 3 चीज़ हो गई। अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि के विरुद्ध पहली, प्रचलित कानून के अनुसार सजा, अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, और किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। ठीक है, जब मामला न्यायालय में हो। ठीक है, ये कब की बात हो रही है? जब मामला न्यायालय में हो। अब आ रहा है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20, इसमें क्या संरक्षण है? इसमें जो संरक्षण है वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, इसमें संरक्षण है गिरफ्तारी। जब व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तारी व निवारक निरोध,
निवारक निरोध के विरुद्ध संरक्षण, के विरुद्ध संरक्षण। जो हमारे मूल अधिकार हैं उसके अंदर यह तो हमें मूल अधिकार किसी व्यक्ति के खिलाफ, व्यक्ति के विरुद्ध या व्यक्ति के समूह के विरुद्ध प्राप्त है मूल अधिकार की प्रकृति, या किसके विरुद्ध प्राप्त है, राज्य के विरुद्ध। तो जब भी हम मूल अधिकार पढ़ें तो हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए कि ये हमें अधिकार किसके विरुद्ध प्राप्त है, किसकी बात कर रहा है हमारे सिवा, व्यक्ति की, किसी व्यक्ति की, व्यक्ति के समूह की या राज्य की। ठीक है, तो पहला है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। तो जब व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो सबसे पहले उसे बताना होगा कारण, कि आपको किस कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, फिर दूसरा वकील, व्यक्ति को अपने वकील को चुनने का अधिकार है। ठीक है, तीसरा है गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर उस गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा 24 घंटे के अंदर, लेकिन उसमें यात्रा का समय शामिल नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों प्रावधान है? क्योंकि हमारे कई राज्य के, देश के ज़िले ऐसे हैं जो बड़े हैं, बहुत ज़्यादा बड़े, या दुर्गम परिस्थितियाँ नॉर्थ ईस्ट की तरफ या नॉर्थ की तरफ हिमालय क्षेत्रों में, तो वहाँ शायद ये संभव नहीं हो पाएगा कि 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। पता नहीं व्यक्ति ने राज्य के किस भाग में अपराध किया है। तो ऐसे हालातों के लिए ये अपवाद दिया गया है कि भाई उसके अंदर यात्रा का समय शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ हो गई, कारण बताया जाएगा, वकील, और 24 घंटे में निकटतम मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा। लेकिन ये छूट जो दुश्मन देश के जो नागरिक हैं उनको ये प्राप्त नहीं है। और जो निवारक निरोध, जिसकी हमने यहाँ बात की, निवारक निरोध कानून के अंदर जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसको ये अधिकार प्राप्त नहीं है, ये संरक्षण प्राप्त नहीं है। आइए अगला देखते हैं, निवारक निरोध में क्या संरक्षण। ये तो क्या गिरफ्तारी में संरक्षण। निवारक निरोध, पहला बात तो निवारक निरोध होता क्या है। किसी व्यक्ति ने अपराध नहीं किया है लेकिन उसके अपराध करने का संदेह है, तो उस संदेह के आधार पर व्यक्ति को पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है या निरुद्ध कर लिया जाता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं निवारक निरोध। अब ऐसे कानूनों को अगर एग्जाम्पल देखें तो 1971 में था मीसा। ठीक है, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, लालू प्रसाद यादव की बेटी का नाम मीसा है। लालू प्रसाद यादव इसी के तहत गिरफ्तार हुए थे, फिर उन्होंने अपनी बेटी का नाम मीसा रख दिया था। ये 1978 में ये समाप्त हो गया कानून, 78। फिर 1980 में बना रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। ठीक है, रासुका के बाद आया टाडा, संजय दत्त इसमें गिरफ्तार हुए थे टाडा में। ये 1995 के आसपास ये समाप्त हो गया कानून। फिर आया 2002 में पोटा, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण है निवारक निरोध कानून के अंदर। निवारक निरोध कानून की हमने बात कर ली, हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर जो संरक्षण प्राप्त है उसकी। निवारक निरोध टॉपिक को अलग से पढ़ सकते हैं, इसमें क्या कानून है, उसमें क्या प्रावधान है, वो चीज़ें अलग है। ठीक है, हमें सिर्फ ये पढ़ना है गिरफ्तारी में जैसे संरक्षण मिला हुआ है किसी व्यक्ति को, निवारक निरोध में क्या संरक्षण है। निवारक निरोध में संरक्षण है कि व्यक्ति को 3 माह, अधिकतम 3 माह तक गिरफ्तार करके रखा जा सकता है। 3 माह से अधिक अगर गिरफ्तार करके रखना है, निरुद्ध रखना है, तो उसके लिए एक सलाहकारी बोर्ड, जिसमें हाई कोर्ट के न्यायाधीश या हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति होंगे। वो अगर सलाह देता है किसी अधिक समय के लिए व्यक्ति को निरुद्ध किया जा सकता है तो निरुद्ध कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। ठीक है, इसमें यह भी है कि कारण क्या बताया जाएगा, नहीं बताया जा सकता व्यक्ति को। कारण बता सकते हैं, लेकिन देश की सुरक्षा के हिसाब से अगर वो कारण बताना सही नहीं है तो ऐसा आवश्यक नहीं है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। 3 माह, सलाहकारी बोर्ड, हाई कोर्ट के न्यायाधीश या उसकी योग्यता रखने वाले व्यक्ति वो सलाह देते हैं तो इसके आगे
उस समय अवधि को बढ़ा सकते हैं। 3 माह से कम अवधि करने का एक बार प्रयास किया गया था 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 2 माह अवधि का प्रावधान करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो लागू नहीं हो पाया। ठीक है, ये हो गया निवारक, निरोध और कारण। अब जो है देश के अंदर केंद्र सरकार कानून बना सकती है और राज्य सरकार को भी इसके तहत कानून बनाने का अधिकार है। राज्य के मामले अलग है। ठीक है, सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति के लिए, वस्तुओं सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति के लिए राज्य ऐसा कानून बना सकता है, जबकि केंद्र सरकार विदेशी मामले या देश की सुरक्षा से संबंधित मामलों में ये कानून, ऐसा कानून बना सकती है, निवारक निरोध कानून। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आप देखना, लास्ट में जाते जाते देख लेते हैं। आर्टिकल 22 के अंदर लिखा हुआ है कि 24 घंटे के अंदर व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। जब हम आर्टिकल 32 पढ़ेंगे तब उसके अंदर आएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। यदि किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में आता है, ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि ये जो प्रावधान है किसी भी तरीके से घुमा के पूछ ले तो आमतौर पर दिमाग में रहता है बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब आर्टिकल 32, जो हम आगे पढ़ेंगे। ध्यान ये भी रखना है कि इसका हल्का सा उल्लेख यहाँ पर भी आ रहा है, तो कोई ऐसा अगर प्रश्न बन जाए तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आज हमने पढ़ा आर्टिकल 20 और 22। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 21 को। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी, टॉपिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और दूसरों को भी बताइए। धन्यवाद।